हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर एसएससी जेई के सर्वे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करते हुए देख रहे हैं। उसका ये अगला सेशन है। तो देखो, पिछले सेशन तक हमने यहाँ पर 2016 के सवाल किए थे। अब 2017 के सवालों को हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए देखते हैं। सबसे पहला सवाल इस पर्टिकुलर सेशन का आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो आप यूज करते हैं लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर बनाने के टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो, मैं आप लोगों को सारी की सारी एक्सेस, सारी की सारी लाइंस आप लोगों को समझा देता हूं। जब आप लोग थ्योडलाइट देखेंगे तो थ्योडलाइट के अंदर ना कुछ जनरल एक्सेस आप लोगों को ध्यान देनी होती है। अब इन्हीं से समझ जाना आप लोग, है ना। तो जो थ्योडलाइट है, थ्योडलाइट के रेफरेंस यहाँ पर मैं ले रहा हूं आप लोगों से ना। थ्योडलाइट एक ऐसी डिवाइस है जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल के मेजरमेंट करने के काम आती है। अब देखो, कोई भी आप लोग अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहा ना, तो इंस्ट्रूमेंट की कुछ पर्टिकुलर एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर याद होनी चाहिए। देखो, तो ये आपका जो टेलीस्कोप है, लेट मी से, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टेलीस्कोप मानो इसको, है ना। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल ये टेलीस्कोप कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस तरह से, है ना। तो ये जो लाइन आप लोगों को दिखेगी ना, इसके थ्रू जो निकलती हुई ये वाली, देखो ये तो वर्टिकल एक्सिस होगी, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, है ना। जो इंस्ट्रूमेंट रखा है, इंस्ट्रूमेंट की ये वाली एक्सिस को आप लोग वर्टिकल एक्सिस कह देंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेड कलर की एक्सिस दिख रही है, ये अब देखो ये ऐसा रखा हुआ है तो ये भी ऐसी दिख रही है ना। थ्योडलाइट का टेलीस्कोप ऐसा रखा हुआ है तो ये भी आप लोगों को इस तरह से दिख रही है। तो ये आप लोगों की जो एक्सिस है, इसके थ्रू आप लोगों को दिख रही है, ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट, जहां से आप देखते हो। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जहां से आप दिख रहे हो। इसके अलावा एक एक्सिस होगी जो इससे ये दिख रही होगी। देखो, एक एक्सिस तो हो गई ये वर्टिकल, देखो ये देख लेना, ये वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। सेकंड एक्सिस होगी इससे जो देख रहा हूं, लाइन ऑफ साइट। थर्ड नंबर पे आपको एक्सिस दिखेगी तो इसके अंदर जा रही होगी, है ना, इनसाइड द बोर्ड। ये आप लोगों को दिख रही होगी, इसको ट्रांसवर्स या फिर आप लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है ना, जहां से मैंने पकड़ रखा है ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, है ना। ठीक है, वो एक्सिस है जिसके अबाउट में यहाँ पर पूरे के पूरे आपके टेलीस्कोप को रिवॉल्व करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात। जो जॉइंट लगा हुआ है ना, उस जॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थ्योडलाइट आपको दिखा देता हूँ। थ्योडलाइट लेवल भी जो है थ्योडलाइट जैसे बना हुआ है ना। ये जो पिन के यहाँ पर जो पिन लगा हुआ है ना, ये इसके अंदर वाली एक्सिस, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां से दिखेगी लाइन ऑफ साइट, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली एक्सिस याद रखनी है, यहाँ पर बबल ट्यूब दिख रहा है, ये देखो, ये बबल ट्यूब, दिस इज द बबल ट्यूब, दिस इज द बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब है आपका। इस बबल ट्यूब के अलोंग जो आपकी एक्सिस बनेगी उसको प्लेट बबल एक्सिस बोल देंगे, है ना। जो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये बबल ट्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर मैं इस एक्सिस को क्रिएट करना चाहूं तो हम लोग यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सर ये वाली एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ये दोस्तों, ठीक है, ये हो गई आपकी प्लेट बबल एक्सिस। तो ये कुछ एक्सिस है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी होती है, जो कि मस्ट रहती है आप लोगों को। उसी के बाद आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी। अच्छा चलो, अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अब बात आती है सारे टेस्ट क्यों करते हैं। अब देखो, ये सारी एक्सिस ना आपको एडजस्ट करते मिलती है एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर। जब लेवल लेके आओगे या थ्योडलाइट भी खरीद के लेके आओगे तो उसके अंदर ना ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली ही एडजस्टेड मिलती है। कि जैसे आप लोगों को एक जनरल कंसेप्शन है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलने चाहिए, तो ये एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली हुए हुए मिलता है ना। अब अगर ये एडजस्टमेंट अच्छे से हो रखे हैं, नहीं हो रखे हैं, इनको चेक करने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट को आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखे होंगे, 4-5 टेस्ट आपको यहाँ पर दिखा दिए मैंने, ठीक है। इनको बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडलाइट या परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स। तो इन टेस्ट को हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट देखो, सबसे पहला टेस्ट जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, दैट इज द प्लेट लेवल टेस्ट। दैट इज द प्लेट लेवल टेस्ट। देखो, प्लेट लेवल टेस्ट क्यों करते हैं। देखो, प्लेट लेवल टेस्ट आपको बताता है कि देखो ये वाला प्लेट लेवल है ना, दिस इज द टर्म दैट इज प्लेट लेवल, है ना। यहाँ पर इसको आप लोग प्लेट लेवल बोलते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई है, ये आप लोगों को यहाँ पर ये प्लेट लेवल बबल ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर जो बबल ट्यूब लगी हुई थी ना, इसको प्लेट लेवल बबल ट्यूब बोलते हैं। देखो, बबल ट्यूब का काम क्या करता है, बबल ट्यूब आप लोगों को यहाँ पर लेवलिंग पर्पज में आप लोगों को यहाँ पर काम करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप लोगों को किसी चीज की लेवल में लेके आना है, जैसे बबल अगर सेंट्रल में है तो आपको दिखाता है कि एग्जैक्ट आप हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है। अब चूंकि थ्योडलाइट बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो आपको ये यहां से भी सीधा रखना है और यहां से भी सीधा रखना है ना। जैसे मान लो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो यहां से भी आप लोगों को एग्जैक्टली ट्राइपॉड के ऊपर सीधा सेट करना है और फिर ये भी आप लोग एकदम एग्जैक्टली सीधा सेट करना है ना। तो लाइन ऑफ साइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ बबल ट्यूब लगी रहती है और नीचे यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट को एकदम एग्जैक्टली ट्रूली वर्टिकल बनाने के लिए यहाँ पर एक और
आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक और बबल ट्यूब आपको देखने को मिलती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट भी सीधा रख दिया आप लोगों ने, नीचे वाला पार्ट भी सीधा रखा, ऊपर वाला पार्ट भी, टेलीस्कोप वाला पार्ट भी आपने सीधा रखा है ना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं आप लोग। देखो प्लेट लेवल टेस्ट आपको क्या बताता है, ये मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, है ना। इट मैक्स बबल सेंट्रल when vertical axis is truly vertical। अभी बोला ना मैंने आपको, बबल इसका काम क्या है कि पूरी की पूरी एग्जाम यहाँ पर क्या करेगा, पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को सीधा रखेगा। तो प्लेट लेवल बबल ट्यूब का काम पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को सीधा रखना है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस को आप लोगों को बिल्कुल ट्रूली वर्टिकल बनाना है कि यहां से यहां तक तो ही सही वर्टिकल, यहां से यहां तक भी प्रॉपर वर्टिकल बनी रहे, है ना। तो वर्टिकल एक्सिस को ट्रूली वर्टिकल बनाना हमारा प्लेट लेवल टेस्ट का काम है। सेकंड टेस्ट का नाम यहां पर याद रख लेते हैं। सेकंड नंबर का टेस्ट है आपका क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, है ना, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये क्या बताता है, ये बोलता है आप लोगों को यहां पर कि वर्टिकल जो क्रॉस हेयर है, देखो क्रॉस हेयर जो है यानी कि टेलीस्कोप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो टेलीस्कोप है, दिस इज द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यहां पर आपको क्रॉस हेयर लगा रहेगा, है ना। ये जो क्रॉस हेयर लगा रहेगा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। क्या कहता है ये, देखो ये कहता है कि जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है, वर्टिकल क्रॉस हेयर should be in plane perpendicular to horizontal axis। देखो ये कह रहा है कि आप लोगों की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो क्रॉस हेयर है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जगह, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगी है ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अंदर, मैंने आपको बताया, देखो यहां से दिख रहा होगा ट्रांसवर्स एक्सिस टेलीस्कोप के अंदर से जा रही है ना, ये वाली, ये जो ब्राउन कलर की रे दिख रही है आप लोगों को, है ना, ठीक है। ये तो ये आपकी जा रही है ऐसे, और ये आप लोगों का डायफ्राम रखा है ऐसा। तो डायफ्राम और ये जो दोनों है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर कैसे देखने को मिले, ये आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलना चाहिए। ये आप लोगों को सेटिंग करनी पड़ती है आप लोगों को। देखो सेटिंग ऑब्वियस बात है हम नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अंदर सेटिंग कैसी, सेटिंग तो आप लोगों को यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने वाला है वो करके देगा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंट आप जब लेके आओ तो आपको चेक करना आना चाहिए। सर्वेयर का काम इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं है, सर्वेयर का काम ये चेक करना है कि जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है क्या वो एक्यूरेट भी है कि नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट करने का पर्पस क्या रहता है कि जो क्रॉस हेयर है ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन में रहना चाहिए देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर आपको यहाँ पर क्रॉस हेयर मिलना चाहिए या डायफ्राम मिलना चाहिए। सीधे सीधी बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो दो टेस्ट हो गए, प्लेट लेवल टेस्ट, और सेकंड नंबर पे मैंने बता दिया क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। थर्ड टेस्ट के बारे में बात करूं, थर्ड टेस्ट आता है आपका स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट, देखो स्पायर टेस्ट करने का पर्पस क्या रहता है हमारा, देखो तो स्पायर टेस्ट पर्पस जो आपका रहता है वो रहता है, देखो बहुत इजी पर्पस है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है वर्टिकल एक्सिस के, अगर ये चेक करना है आप लोगों को, तो इसके लिए जो आप लोग टेस्ट करेंगे इस पर्पस के लिए वो रहेगा आपका स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट मतलब ये आप लोगों से सवाल बहुत बार पूछा गया है, स्पायर टेस्ट का याद करके चलना आप लोग। स्पायर टेस्ट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, 2 से 3 बार एसएससी आप लोगों को यहाँ से सवाल छेड़ चुका है। तो आप लोग स्पायर टेस्ट को तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, बाकी सब भूलो नहीं भूले, स्पायर टेस्ट आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आता है आप लोग का 4th नंबर पे कोलिमेशन। कोलिमेशन इन अजीमुथ टेस्ट, या सिर्फ अजीमुथ के नाम से भी आप लोगों से पूछ सकता है ना, या तो अजीमुथ पूछ लेगा या कोलिमेशन इन अजीमुथ। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलिमेशन इन अजीमुथ टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये आपको बताता है कोलिमेशन के बारे में। कोलिमेशन के बारे में, कोलिमेशन से आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। कोलिमेशन से क्या याद आता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन एक तरह से क्या है, लाइन ऑफ साइट है ना। ये आपको बताता है कुछ नहीं, ये बताता है आपको लाइन ऑफ साइट जो है ये आपकी परपेंडिकुलर चलनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, है ना। या लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर, या लाइन ऑफ कोलिमेशन से याद कर लो आप लोग, लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी परपेंडिकुलर चलनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैसे भी याद कर लो, याद करने का तरीका है आप लोगों का, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पर बबल ट्यूब एडजस्टमेंट टेस्ट।
बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट आपको करना है ना, एडजस्टमेंट टेस्ट। ये क्या बताता है, ये बताता है कि बबल जो सेंटर, देखो बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट करना है, दो तरह की बबल ट्यूब लगी रहती है, एक प्लेट बबल लगी रहती है, एक मैंने बोला एक तो देखो प्लेट लेवल बबल ट्यूब लगी हुई है, और एक आप लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर एक बबल ट्यूब देखने को मिलेगी, जिस बबल ट्यूब का नाम यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जनरली अल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब, है ना, क्या बोलता हूँ, अल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब, है ना। ये आपको अगर मैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिखाऊं तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा देता हूँ साइड में, है ना, वहां तो मैंने हटा दिया था लेकिन इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखो, है ना। तो दो बबल ट्यूब आपकी लगी रहती है, एक यहाँ पर लगी रहती है ना, ये लगी हुई एक तो साइड में कोने में, एक यहाँ पर लगी हुई है, याद रखना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर उस डायरेक्शन में। अब ये चूंकि है ना गलत साइड का फोटो खींच रखा है हमने, है ना, ये अगर इसको उधर से देखोगे ना आप, तो उधर से आपको यहाँ पर भी एक बबल ट्यूब लगी हुई नजर आएगी, है ना, यहाँ पर इस वर्टिकल सर्कल के जस्ट पीछे, ये वर्टिकली दिख रहा है आपको, वर्टिकल सर्कल दिख रहा है, इस वर्टिकल सर्कल के जस्ट उस साइड में आपको लगी, ये वर्टिकल सर्कल लगा है, यहाँ पर बबल ट्यूब रखी हुई, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये बबल ट्यूब क्या करती है, ये बबल ट्यूब जब सेंटर में आएगी, जब ये आपका क्या रहेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, देखो जब ये इंक्लाइंड है ना, तो बबल ट्यूब का बबल इधर उधर दिखाएगा, जैसे ये सीधा हो जाएगा एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ जाएगा, वैसे बबल आपको सेंट्रल डायरेक्शन दिखानी चाहिए, यही बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट है। अगर प्लेट बबल का आपने किया है तो अलग से लिख दिया मैंने प्लेट लेवल टेस्ट, अब दोबारा सिर्फ बबल ट्यूब लिखा है, तो आप समझ लेना अब हम एल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बता देता हूं बबल ट्यूब टेस्ट के अंदर क्या करेंगे कि सर जब बबल सेंट्रल में आए, जब बबल सेंट्रल में आए, जब बबल सेंट्रल कंडीशन में आए, तो आपको क्या दिखाना चाहिए, तब आप लोगों को यहां पर लाइन ऑफ साइट आपको क्या दिखानी चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में दिखानी चाहिए, और इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन को मैं क्या बोल देता हूं, यहां पर इसको मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन वाली कंडीशन बोल देता हूं, क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है आपका वर्टिकल आर्क टेस्ट। वर्टिकल आर्क टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट किससे जुड़ा होगा, वर्टिकल सर्कल से जुड़ा हुआ है। देखो ये ऐसे बोलता है कि अगर सर, अगर आप लाइन ऑफ कोलिमेशन वाली कंडीशन में, यानी कि यहां पर आपने इस एक्सिस को बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा बना दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है ना, यानी ये जो अभी टेढ़ा दिख रहा है आपको, ये इसको सीधा कर दिया आपने, है ना, इसको सीधा कर दिया, ऐसा मोड़ के बिल्कुल सीधा कर दिया, हॉरिजॉन्टल पे कर दिया, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया। तो जब हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको देखने को मिले, तो वर्टिकल एंगल जो दिखा रहा है ना, वर्टिकल एंगल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी जब आप लाइन ऑफ कोलिमेशन पे हो, जब आपने ये सीधी कर दी, ये इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया, तो वर्टिकल एंगल की वैल्यू 0 दिखानी चाहिए। वर्टिकल एंगल आपके मार्क पर रहता है इस वर्टिकल सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं वर्टिकल आर्क टेस्ट के अंदर आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं कि जब वर्टिकल सर्कल के ऊपर, वर्टिकल सर्कल के ऊपर जो रीडिंग है, वो रीडिंग की वैल्यू कितनी दिखानी चाहिए, रीडिंग की वैल्यू दिखाए 0, क्या दिखाए, रीडिंग कितनी दिखाए 0, जब आपकी लाइन ऑफ साइट क्या दिखे, लाइन ऑफ साइट आपको हॉरिजॉन्टल दिखे, ठीक है, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल जब लाइन ऑफ साइट दिखे। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट के ऊपर। तो टेस्ट इसने पूछा है कि सर लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर बनाना है आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो हमने देखा हुआ लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाने के लिए जो टेस्ट काम में आता है, दैट इज द एजीमुथ टेस्ट। तो यहां पर जो हम लोग करेक्ट आंसर लगा देंगे इस पर्टिकुलर सवाल का, दैट विल बी द एजीमुथ टेस्ट, ठीक है। बस बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये वाला टेस्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following leveling method is used to determine the difference of elevation of two points that are quite apart। अब देखो यहां पर ना जो quite apart वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। अगर दो पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो आपको वहां पर पता है कि उस जगह पे कर्वेचर रिफ्रैक्शन की वहां पर एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रह जाती है। और ऐसा लेवलिंग मेथड जिसके अंदर हम लोग यहां पर ये चीज अडॉप्ट कर पाए कि हम लोग जो है पर्टिकुलर एरर को एलिमिनेट कर पाए, चाहे वो कर्वेचर की एरर हो, रिफ्रैक्शन की एरर हो, या कोलिमेशन की वजह से एरर हो। तो इस तरह का जो टेस्ट है वो लोग हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे, और इस तरह के जो टेस्ट है उसका नाम होता है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग टेस्ट। तो क्वाइट अपार्ट जो है, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है कि जब दो दूर है ना, और दो पॉइंट है, उसके बाद लेवलिंग करनी है। अगर यदि पास पास पॉइंट होते, नियर अबाउट पॉइंट होते, तो आप सिंपल लेवलिंग कर लेते, है ना। चेक लेवलिंग आप लोग चेक पर्पज से करते हैं कि भाई हमने जो लेवलिंग के अंदर जो रिजल्ट लेके आए हैं, वो रिजल्ट आपके बिल्कुल सही है कि नहीं है, वो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। फ्लाई लेवलिंग कब करते हैं, आपको एक जगह का एलिवेशन पता है, दूसरी जगह का एलिवेशन पता करना है, तो बीच में आप लोग यहां पर टेम्परेरी बेंचमार्क निकालते निकालते आप लोग वहां तक लेके जाते हैं। तो ये आपका फ्लाई लेवलिंग वाला टर्म रहता है ना। फ्लाई लेवलिंग, चेक लेवलिंग दोनों सेम ही होती है, बस पर्पस थोड़ा सा अलग अलग होता है ना। तो डिपेंड ऑन द पर्पस
चेक लेवलिंग या फ्लाई लेवलिंग आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। जनरली चेक लेवलिंग क्या करते हैं आप लोग एट द एंड ऑफ डेज वर्क पे आप लोग यहाँ पर जनरली अडॉप्ट करते हैं, और फ्लाई लेवलिंग जो है आप लोग इसलिए चेक करते हैं जब आप लोगों को रफ सर्वे आप लोगों को करना होता है, वहां पर आप फ्लाई लेवलिंग को आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर रह जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए लेवल इज सेट ऑन द स्टेशन at distance of 500 meter from point A and 800 meter from point B. The staff readings on staffs kept at point A and B are 1.55 and 1.95 meter respectively. Calculate करना है the true difference in elevation of point A and point B. देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ से ना बहुत अच्छे से सवाल को समझना आप लोग, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सर दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B, ठीक है। आपने यहां पर क्या किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को रखा हुआ है और यहां से आपने लेवलिंग कर दी, है ना, लेवलिंग कर दी। तो लेट मी से मैं यहां पर लेवलिंग कर दे रहा हूं, ये लेवलिंग करने के बाद ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ जा रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ए पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा आपने और यहां पर एक बार बी पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा, ठीक है, दोनों पे रीडिंग दे रखा है। इन्होंने बोला है कि सर जो ए पॉइंट है वो 500 मीटर दूर है, ये ए पॉइंट जो है ये 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और जो यहां पर आपका पॉइंट बी है ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा है 800 मीटर, ये आप लोगों को दिख रहा है कितना, 800 मीटर, है ना, 800 मीटर, 800 मीटर ये है और 500 मीटर यहां पर आप लोगों को वो दे रखा है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहां पर कह दिया कि आपको ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में, ठीक है। अब देखो इस ए पॉइंट पे जो रीडिंग है ये दे रखी है आपको 1.55, ये रीडिंग दे रखी है 1.55, और इस पे जो रीडिंग दे रखी है दे रखी है 1.95। ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो अब यहां पर ये जो रीडिंग है, अब यहां से यहां तक एक्चुअल में क्या हुआ होगा, एक्चुअल में जब आप लोग साइटिंग कर रहे होंगे तो यहां से यहां तक कर्वेचर की एरर भी आई होगी, रिफ्रैक्शन की एरर भी आई होगी। आपको ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, क्या निकालना है, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन। अगर नॉर्मली डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना होता तो मैं कह देता 1.95 और 1.55 के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर निकाल के दे दो, है ना, क्या कर दो, इन दोनों के बीच में सर जो डिफरेंस है यहां पर वो निकाल के दे दो, तो ये आप लोग करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। पहला ऑप्शन क्या निकलता है कि सर इन दोनों के पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, बताओ जरा कितना डिफरेंस, सर इतना डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये आपको निकालना है h, तो h बराबर कर देता 1.95 माइनस 1.55, 0.4 आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन ये तब होता जब आपका इंस्ट्रूमेंट कहां सेट होता, इसके बिल्कुल मिड में सेट होता। अगर इंस्ट्रूमेंट प्रीवियस वाला सेशन याद करना, उसमें मैंने बताया था कि अगर एग्जैक्ट मिड में सेट है ना, उसके बाद आप इधर आप लोग यहां पर लेवलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल मामला चल जाएगा। लेकिन आपने एक इंस्ट्रूमेंट को इधर रखा है, एक बार लेवलिंग इधर कर रहे हो, एक बार लेवलिंग इधर कर रहे हो, तो आपको पता है यहां पर भी एरर आएगी, यहां पर भी एरर आएगी, है ना, इन दोनों जगह पे क्या आई होगी, एरर आई होगी। तो आप लोग कर्वेचर करेक्शन आप लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखो, तो पॉइंट ए पे देखता हूं मैं कर्वेचर करेक्शन पहले 500 मीटर के लिए, है ना, देखो तो कर्वेचर करेक्शन और फिर रिफ्लेक्शन करेक्शन, इन दोनों को अलग अलग अप्लाई नहीं करते हुए मैं यहां पर क्या करूं, कंबाइन करेक्शन अप्लाई कर देता हूं, है ना। तो कंबाइन करेक्शन अप्लाई करते हैं, तो देखो कंबाइन करेक्शन की जो वैल्यू रहती है डेट वैल्यू इज 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, है ना, जहां पर डी आपको किस में रखना है, किलोमीटर्स में रखना है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो 0.0673 इंटू 0.5 का स्क्वायर, है ना, ये किसके लिए, ये पहला करेक्शन है, तो यहां पर C1 लिख देता हूं। C2 कितना आएगा, या CA के लिए देख लेता हूं, CB के लिए देख लेता हूं, B के लिए कितना आएगा 0.0673 इंटू 0. ये हो गया, ये 0.8 का स्क्वायर हो गया, है ना। दोनों वैल्यूज आपको यहां पर आपने निकाली, C और CB आप लोगों को यहां पर बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेट कर देता हूं मैं, देखो तो CA की वैल्यू आएगी 0.0673 इंटू आप लोग यहां पर कर देंगे किसके साथ, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो CA की वैल्यू है वो आप लोगों को निकल के आ रही कितनी, 0.016825, है ना। और CB की जो वैल्यू है, देखो अब आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर याद रखना कि ये आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर दो, लेकिन इसमें ना टाइम लग जाएगा आप लोगों को कैलकुलेट करने में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग एंड में अटेम्प्ट किया करें, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को यहां पर 0.04307, है ना, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर आप लोग देखो, यहां पर इसमें इतना करेक्शन लगाओ तो इसमें इतना करेक्शन लगा दो, तो एक्चुअल रीडिंग ऑफ ए देखते हैं हम, एक्चुअल
रीडिंग आप लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। एक्चुअल ए की जो रीडिंग रहेगी वो कितनी रहेगी देखो, तो 1.55 में आप लोग करेक्शन ऐड कर दें, 1.55 माइनस आप लोग देखो करेक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, है ना, माइनस 0.01682, है ना। यहां पर इसको लगा देता हूं तो 1.55 में से घटा देंगे हम लोग, यहां पर 1.55 माइनस 0.01682, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.533, है ना। ये ए की रीडिंग है ना, ए की रीडिंग है। अब बी की रीडिंग सेम तरह से निकाल लेते हैं। बी की रीडिंग कितनी निकल के आएगी, 1.95 में से माइनस कर देंगे, 1.95 में से माइनस कर देंगे कितना, 0.04307, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी आप लोग कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.906, ठीक है बिल्कुल। अब यहां से आप लोग लगा दो 906 के 907 कर दो आप लोग, है ना, 9066 है तो 907 कर देता हूं, है ना। तो डिफरेंस इन एलिवेशन देख लेता हूं, H बराबर हो जाएगा आपका HA माइनस HB, दोनों रीडिंग आप लोगों ने निकाल ली, दिस इज द HA, दिस इज द HB, ये दोनों रीडिंग आपने निकाल ही ली है। तो आप लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल दो, 1.533 माइनस 1.907, है ना, देख लो, तो 1.533 माइनस में ये वाला कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3739, ये लो, तो ये आंसर कितना आ गया, 0.374 आ गया। तो आंसर वुड बी, तो और आंसर वुड बी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 0.374, है ना। क्लियर है, बिल्कुल। ये आप लोगों को डिफरेंस इन एलिवेशन आपको देखने को मिला है, क्लियर है, बिल्कुल। फॉल हुआ है इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस, यहाँ पर माइनस तो आया ना, देखो यहाँ पर माइनस में आएगी रिजल्ट, माइनस का मतलब फॉल हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, फॉल हुआ। फॉल हुआ इसका मतलब है आगे की जो एलिवेशन है बी पॉइंट का, वो एलिवेशन क्या है, थोड़ा सा कम है, लेस एलिवेशन है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट करती है, कोलिमेशन एरर को भी एलिमिनेट करती है, कर्वेचर को भी करती है, रिफ्रैक्शन को करती है। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों ही आप लोग की एरर आप लोग की यहाँ पर निपट जानी है। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, है ना। कैसे रहेगा, प्रीवियस वाला सेशन आप लोग चाहे तो उसके अंदर देख सकते हैं। अगेन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल। अगर आपको लेवल का एडजस्टमेंट करना है, अब देखो यहां पर जो एडजस्टमेंट की बात करेगा ना, ये अब हम कौन सा एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट की। कौन सा, टेम्पररी एडजस्टमेंट। अब देखो जो टेम्पररी एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ता है वो कैसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ेगा, यानी कि देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा, थ्योडोलाइट को उठाया, उठा के जगह पे लेके गया, जहां पर जिस साइड पे, जहां पर जिस पॉइंट पे रखना है आप लोग को, वहां पर उठा के आप लोग यहां पर इंस्ट्रूमेंट पे पुट कर देते हैं। कर दिया पुट, पुट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को आप लोग ट्राइपॉड के ऊपर रखेंगे, ऐसे ट्राइपॉड रखा उसके ऊपर रख दिया, अभी कुछ नहीं किया, सेट किया है सिर्फ अभी, है ना। तो सबसे पहले तो आप सेटिंग करेंगे, सेटिंग का मतलब जाके सेटअप करेंगे, पूरा पूरा सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद आप लोग ना, मैं बता दूं, अगर यदि आप लेवल का काम कर रहे हैं तो लेवल के अंदर ना आप लोग सेंटरिंग नहीं करते। लेवलिंग के अंदर आप लोगों को सेंटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मैं बता देता हूं पहले आपको, है ना। तो यहां पर बेसिकली थ्योडोलाइट के अंदर क्या करते हैं, देखो मैं आपको यहां पर जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने हैं, इनका सीक्वेंस आपको यहां पर थ्योडोलाइट वाला याद रखना है। कौन सा वाला याद रखना है, थ्योडोलाइट वाला, जो थ्योडोलाइट में करते हैं आप लोग। तो थ्योडोलाइट का मैं पहले सारा समझा देता हूं, थ्योडोलाइट में कैसे करते हैं और किस हिसाब से आपको आंसर देना है यहां पर, है ना। मैं बता देता हूं, पहले सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद जैसे मैंने कहा कि यहां पर मेरे को यहां पर कह दिया कि सर इस ए पॉइंट के ऊपर मेरे को यहां पर क्या करना है, इस ए पॉइंट के ऊपर मेरे को इंस्ट्रूमेंट रखना है। सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा और कहीं भी आके रख दिया, जैसे लेट मी से यहां पर आके रख दिया, पहले तो जमाऊंगा ना, ट्राइपॉड के ऊपर रखूंगा, कैमरा रख दिया, बिल्कुल। अब रखने के बाद मैं चेक करूंगा क्या मैं सही जगह पे हूं, नहीं हूं। उसके बाद मैं इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के ए के ऊपर पुट करूंगा, ए के ऊपर पुट किया, तो इसके बाद हम लोग करते हैं जनरली सेंटरिंग। इसके बाद आप लोग करते हैं क्या, सेंटरिंग। कर दी सेंटरिंग, बिल्कुल। सेंटर करने के बाद आप चेक करते हैं क्या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम सीधा रखा है। देखो सेंटरिंग कर दी ना, सेंटरिंग करने के बाद आप देखते हैं कि यार सर इंस्ट्रूमेंट ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंट को आप लोग अगर कैसे देख रहे हैं उसको पहले सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सीधा रखा है नहीं रखा। इसके बाद आप लोग करते हैं लेवलिंग, लेवलिंग, और लेवलिंग करने के बाद आप लोग यहां पर करते हैं कि जब लेवलिंग वेवलिंग हो गई, फिर आप चेक करते हैं यार ब्लड तो नहीं आ रही इमेज, तो फिर आप लोग फोकसिंग वाला पर्पज आप लोग यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फोकसिंग वाला पर्पज आप लोग यहां पर क्लियर करते हैं कि फोकसिंग करते हैं आई पीस का और फोकसिंग करते हैं आप ऑब्जेक्ट पीस का, ठीक है। अब जनरल क्या होता है, जो लेवल अगर खरीद के लेके आओ मार्केट में, देखो थ्योडोलाइट खरीद के लेके आओ तो ये सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट से लेवल उठा लाए
या लेवलिंग का कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, वहां पर आप सेंटरिंग नहीं करते हैं। बता देता हूं आप लोगों को, सेंटरिंग नहीं करते हैं आप लोग। सेंटरिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि लेवलिंग के अंदर मुझे यहां पर एलिवेशन डिफरेंस निकालना होता है ना। तो जैसे मान लो यहां पर एलिवेशन डिफरेंस निकालना 2 पॉइंट के बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का, है ना। ये एच ए और एच बी निकालना है ना। तो बस आपको क्या करना होता है कि सर ये ए पॉइंट के मेरे को एलिवेशन निकालना है, बी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है डेटम से। तो इंस्ट्रूमेंट चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस आप लोग इजीली गेट कर लेते हैं। तो यहां पर सेंटरिंग करने का कोई पर्पज आप लोगों का बैठ नहीं जाता, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट आपको एच और एच बी की आप लोगों को चेक करना है, दोनों स्टाफ पे कितनी रीडिंग है, उसके बेसिस पे आपको राइज फॉल कैलकुलेट करना है। या आप लोगों को समझाया था मैंने कि इंस्ट्रूमेंट को एक बार सेट करके आप लोग आसपास की जगह की रीडिंग ले ली, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट कहीं भी रखा हो उससे कोई लेना देना नहीं होता आपको, इसलिए आप लोग यहाँ पर सेंटरिंग नहीं करते हैं ना, याद रख लेना। क्योंकि लेकिन अब ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है, तो ऑप्शन में दे रखा है तो आपको लगाना पड़ेगा। सीक्वेंस बाकी आपका पूरा प्रॉपर यही रहता है, चाहे कोई भी करो, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट आप उठा लो। एक प्लेन टेबल को छोड़ दें तो बाकी सब जगह सेम तरह का आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस रहेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो यही रहेगा। प्लेन टेबल समय में ये सीक्वेंस नहीं फॉलो होता है, अदरवाइज आपको हर इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल सेम तरह का आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस याद करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेटिंग है, ऑब्वियस बात है सबसे पहले सेटिंग है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, है ना। पहले तो आगे सेट करेगा, इसके बाद देखो लेवलिंग हो जाती है और सेंटरिंग नहीं होती। तो सेंटरिंग बिल्कुल बाद में लिखने का तो कोई पर्पस बैठा नहीं, तो ये भी आप लोगों को गलत हो जाएगा। सेंटरिंग के बाद लेवलिंग, ये वाला पर्पस, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है आप लोगों को, देखो यही सही है। हालांकि यहाँ पर सेंटरिंग की रिक्वायरमेंट आपको लेवलिंग में नहीं रहती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ दे रखा है ऑप्शन में, तो आप लोग यहाँ पर टिक कर दें, वो आपका सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है? अगर आप सेंसिटिविटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं बबल ट्यूब की, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपको सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? देखो सेंसिटिविटी के बारे में बोला था कि जो सेंसिटिविटी रहती है मेरी, उसको मैंने यहाँ पर अल्फा डैश से डिनोट किया था। आपको सेंसिटिविटी को मैंने किससे डिनोट किया था? अल्फा से, है ना, अल्फा डैश से, है ना। तो मैं यहाँ पर अल्फा डैश लिख देता हूँ। अल्फा डैश आपका प्रोपोर्शनल होता है डाया ऑफ बबल के। बबल जितना बड़ा रहेगा, देखो ऑब्वियस बात है, सेंसिटिविटी क्या होती है मैं अगेन आपको याद दिला देता हूँ। देखो बबल आपकी कैसी रहती है, कर्व्ड सरफेस रहती है ना, जिसमें बबल अगर सेंट्रल में है तो आपको दिखाता है कि आपका एक्सिस कैसी है, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अगर बबल सेंट्रल में है तो, अब बबल सेंट्रल में नहीं है, इसका मतलब है आप ये जो लाइन ऑफ साइट है टेढ़ी मेढ़ी इस साइड से इंक्लाइंड हो चुकी है, लाइन ऑफ साइट आपकी इंक्लाइंड हो चुकी है इधर 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 इधर, और आपको लेवलिंग पर्पस में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपको चाहिए होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर समझो पूरी की पूरी बात क्या है। तो पूरी की पूरी कहानी ये कह रही है कि जो बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ानी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे ही बबल एक डिवीजन इधर या एक डिवीजन इधर खिसके, सेंट्रल में नहीं है, मान लो सेंट्रल से जैसे एक डिवीजन इधर खिसकेगा, ये लाइन ऑफ साइट आपकी कितनी टिल्ट होने वाली है ना, लाइन ऑफ साइट आपकी कितनी टिल्ट होने वाली है, या लाइन ऑफ साइट से आपको कितना एंगल मिलने वाला है, ये आपको यहां पर दिखाता है ना। तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कहते हैं हम लोग कि यहां पर सब जैसे ही एक डिवीजन इधर खिसका ना, ये बबल एक डिवीजन इधर खिसका, अभी बबल यहां है, बबल एक डिवीजन खिसक के इधर आ गया, तो बबल के एक डिवीजन खिसकने से कितना एंगल में चेंज आया, इसी को आप लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी। अब देखो जितना बड़ा बबल रहेगा उतना ज्यादा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से कि इसका कॉर्नर कितना इधर गया, कितना इधर गया, है ना। आसानी रहेगी ना, एक डिवीजन को मेजरमेंट करने की आसानी रहती है। जितना ज्यादा बढ़िया बबल रहेगा, बबल का डाया जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा बबल डालोगे उतना ही हल्का से खिसकेगा, तो आपको पता चल जाता है। तो छोटा सा बबल तो इतना इतना खिसकाना आपको दिखेगा नहीं। तो डाया ऑफ बबल जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके प्रोपोर्शनल चलता है, सेम प्रोपोर्शनल चलता है आपका लेंथ ऑफ बबल के, बबल की लेंथ भी सेम बात होगी आपके ना, लेंथ ऑफ बबल के। थर्ड नंबर पे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं तो रेडियस ऑफ ट्यूब के भी, है ना, कि ट्यूब का जितना ज्यादा रेडियस रहेगा उतनी ज्यादा ही आप लोगों को डिवीजन इधर उधर खिसकता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बात, जितनी स्मूथ वॉल रहेगी अंदर की उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि बबल जल्दी से खिसका ही नहीं खिसका है। स्मूथ वॉल, है ना, स्मूथ वॉल, इंटरनल वॉल की बात करो, अंदर वाली वॉल, है ना। इसके अलावा अगर मान लो जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, देखो ऑब्वियस बात है पानी के अंदर बबल छोड़ा हुआ है, तो जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी विस्कोसिटी जितनी कम रहेगी ना, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी या जितना ज्यादा सरफेस टेंशन, जितना कम सरफेस टेंशन रहेगा, जितनी कम सरफेस टेंशन जितना कम विस्कोसिटी रहेगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी रहेगी, या फिर इसका वाइस वर्सा आप लोग यहां पर लगा रहे हैं ना। देखो
विस्कोसिटी देखो ऑब्वियस बात है, अगर बीच में मान लो यहाँ पर शहद डाल दो इसके अंदर तो बबल मूव ही नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि पानी डालूं तो मूवमेंट करेगा, अल्कोहल डाल दिया तो और ज्यादा अच्छे से मूवमेंट कर देगा, क्योंकि अल्कोहल की और भी ज्यादा कम विस्कोसिटी होती है आप लोगों की, तो जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम उतनी ही ज्यादा आप लोग यहाँ पर समझो इसके अंदर बबल की और मूवमेंट को आप लोगों को कैप्चर करने की आपकी कैपेसिटी रह पाएगी, उतने अच्छे से आप लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे कि एक डिवीजन के मूव होने से कितना एंगल का एक्चुअल में चेंज आया है। देखते हैं, सेंसिटिविटी घटेगी, इंक्रीज करोगे तो नहीं, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज करोगे डायमीटर ट्यूब नहीं, इंक्रीज करोगे अगर आप लेंथ ऑफ बबल नहीं, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विस्कोसिटी को आप लोग यहां पर क्या करो, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा डैश, अल्फा डैश का मतलब सेंसिटिविटी ऑफ बबल टिप है ना, सेंसिटिविटी निकालने का जो पर्टिकुलर है, सेंसिटिविटी बराबर आप लोग S/ND इक्वल्स टू L/R है ना, ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है ना, ये वाला भी रिलेशन आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अगर एक डिवीजन खिसकता है तो उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, एक से ज्यादा डिवीजन खिसकता है तो उसको सेंसिटिविटी नहीं कहते, उसको आप लोग कहते हैं कितना डेविएशन है एंगल के अंदर है ना। तो सेंसिटिविटी आप लोग एक ही डिवीजन से मेजरमेंट करते हैं, जैसे लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट क्या होता है, स्केल का लीस्ट काउंट कितना 1 mm, लेकिन 1 mm से ज्यादा भी जा सकता है ना, तो 2 mm मान लो हुआ, 3 mm हुआ किसी का है ना, तो सब लीस्ट काउंट तो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, तो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग आप लोग कैप्चर कर पाओगे उसको सेंसिटिविटी कह देते हैं है ना। हालांकि देखो खिसक दो भी सकता है, 3 डिवीजन भी खिसक सकता है, 4 डिवीजन भी खिसक सकता है ना, उस केस में आप लोग ये वाला लगाते हैं, यहाँ सेंसिटिविटी अगर n की वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश हो जाती है आपकी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट करना है आपको कर्वेचर का करेक्शन, अगर डिस्टेंस आपको दे रखे, देखो कर्वेचर का करेक्शन का जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारा 0.0, याद रख लेना इसको, 0.0785 into d स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और कर्वेचर करेक्शन का एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है d स्क्वायर बाई 2r है ना, जहां पर फिर आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि आप 6370 किलोमीटर आप लोग जनरली लेते हैं है ना। अब यहां पर बता देता हूं आपको, इसको आप लोग पुट करके आंसर निकाल लें, तो देखो d की वैल्यू आप लोगों को रखनी कितनी, किलोमीटर में, d की वैल्यू रखनी किलोमीटर्स में, याद रखना d की वैल्यू रखते हैं किलोमीटर्स में, और cc की वैल्यू आप लोगों को यहां पर मिल जाती है डायरेक्ट मीटर में है ना। देखो तो आप लोगों को यहां पर 0.0785785 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहां पर d के स्क्वायर से है ना, d कितना है 0.5 है ना, आधा किलोमीटर दे रखा है आप लोग है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.019625 मीटर, ठीक है, ये आप लोगों का यहां पर आंसर यहां पर निकल आएगा है ना। तो ए ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आता कि सर मैं यहां पर करूं तो करूं कैसे है ना, किस तरह से निकालें, तो देखो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। जैसे कि देखो आपको देखना है 500 मीटर का मतलब कितना है 0.5 किलोमीटर, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर ऑब्वियस बात है 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 आप लोग करोगे तो 0.25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग है ना, ये आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। आंसर कितने निकल के आएगी आप लोग को यहाँ पर इसके आसपास से निकल के आएगा, और ये एक ही आंसर आप लोगों को देखा है। तो करेक्शन जो है कर्वेचर के थ्रू जो करेक्शन है वो आपको 0.0, अब देखो यहाँ पर आई दिक्कत, अब देखो इसके अंदर आंसर मैंने यहाँ पर ये टिक कर दिया, बढ़िया है, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख लिया। आप लोगों को करेक्शन जो है कर्वेचर के थ्रू रहेगा, ये प्लस का रहेगा माइनस का रहेगा नेगेटिव वैल्यू का रहेगा। तो अगर यदि आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो ये वाला आंसर मैंने गलत लगा दिया है, यहाँ पर आंसर जो करेक्ट रहेगा वो बी रहेगा, यानी कि माइनस 0.0195 आप लोग को यहाँ पर कर देना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल, ये आप लोग को यहाँ पर याद रख के चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना है, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आप लोग निकाल लोगे। तो देखो उस कैटेगरी में एक ही आंसर दिख रहा है आपको 196 वाला है ना, तो 196 आप लोग टिक कर देना है। 196 जैसे टिक किया आपको प्लस और माइनस भी देख लेना है। देखो अभी गलती हो जाती है ना, फिर आप लोग कमेंट करते फिर बाद में मेरे को बोलते लिख के कि सर आपने गलत बता दिया है ना, माइनस नहीं लगाया, गलत ऑप्शन टिक कर दिया है ना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है माइनस 0.0195 रहेगा। आगे जो रीडिंग टेकन ऑन स्टाफ हेल्ड एट अ वर्टिकल डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट विद द एबल सेंटर इज 1.4। देखो क्या कह रहा है समझो, मैं सारी की सारी वैल्यू लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि एक रीडिंग आपने ली कि स्टाफ को आप लोगों ने रखा 50 मीटर की डिस्टेंस पे इंस्ट्रूमेंट से। देखो इंस्ट्रूमेंट को यहां रखा है ना, इंस्ट्रूमेंट से 50 मीटर की डिस्टेंस पे आप लोगों ने एक रीडिंग ले ली है ना, रीडिंग ले ली बिल्कुल। और रीडिंग आप लोगों ने बबल को सेंटर में रखते हुए, बबल सेंटर में रखते हुए रीडिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपने खींची है। दिस इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन, या लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता हूं। और ये जो रीडिंग आ रही है 1.465,
ठीक है। अब जब बबल को हमने 4 डिवीजन घुमाया, बबल को 4 डिवीजन घुमाओगे तो रीडिंग क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। बबल को 4 डिवीजन, देखो मैंने आपको बताया बबल अगर सेंट्रल में है, बबल अगर सेंट्रल में है तो रीडिंग आपकी जाती है बिल्कुल स्ट्रेट। बबल आपका कर्व्ड हो गया तो रीडिंग भी आप लोग कर्व्ड हो जाएगी, है ना। तो बबल जैसे कर्व्ड कर दोगे आप लोग, जैसे बबल आप लोग का ऐसा है ना, बबल बिल्कुल सेंट्रल में है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट अडॉप्ट होती है। जैसे बबल आपको घूमा, बबल आपका घूमा, वैसे ही आप लोगों का मतलब टेलीस्कोप भी आपका घूम गया होगा। बबल तभी घूमता है जब टेलीस्कोप घूमेगा, टेलीस्कोप और बबल साथ साथ ही घूमते हैं। तो बबल घूमा हुआ है, बबल सेंटर में नहीं है, इसका मतलब टेलीस्कोप इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट दे रहा है। और जो रीडिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, इसने बताया 1.472 दे रहा है। 4 डिवीजन के मूवमेंट से आपको जो रीडिंग मिल रही है 1.472 मिल रही है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब अगर यदि आपको लेंथ ऑफ एक डिवीजन की दे रखी है 2 mm। देखो अब क्या क्या दे रखा है ना, देखो यहां पर ये जो आप लोगों का दिख रहा है ना, इसको अल्फा बोल देता हूं, एंगल को, एंगल इज द अल्फा, ठीक है। 4 डिवीजन घुमा है तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने घुमा है, 4। लेंथ ऑफ 1 डिवीजन कितनी है, 2 mm। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आप लोगों को दोनों के बीच की, 50 मीटर। डिस्टेंस आपको दे रखा है ना 50 मीटर, 50 मीटर है ना, 50 मीटर है ना, डिस्टेंस दे रखी 50 मीटर, ठीक है। इसको लिख दूं 2 × 10⁻³ मीटर। अब देखो हमें यहां पर एक पर्टिकुलर रिलेशन मैंने आपको यहां पर पिछले सवाल में बताया था कि अल्फा बराबर होता है S/ND = L/R, बिल्कुल। अब देखो अब यहां पर आपको S की वैल्यू निकालनी है, तो S की वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकाल के देख लो। ये S क्या होता है, S होता है स्टाफ रीडिंग में चेंज, स्टाफ इंटरसेप्ट है ना, तो S इसको बोलते हैं S की रीडिंग। तो S बराबर कितना है, S बराबर है 1.472 माइनस 1.465। कितना चेंज है, यहां पर चेंज दिख रहा है 0.007 मीटर का, है ना, 0.007 मीटर है ना। देखो तो यहां पर आप लोग देखो तो S/ND ये वैल्यू पुट करते हो, इन दोनों को ले लेता हूं मैं, है ना, ये दोनों को ले लेता हूं। S की वैल्यू कितनी है, 0.007 डिवाइड बाय n की वैल्यू 4 है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 50 दे रखी है ना, बराबर L कितना है, L इज द लेंथ ऑफ बबल, कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय आप लोग का R आपको निकालना है। यहां से आपको R कैलकुलेट करना है और आप लोग का यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर निकल आएगा। इसको मैं यहां पर आप लोगों को सॉल्व कर दूं, मैं कैलसी से सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। जब आप लोग यहां पर कर रहे हो तो देख लो, तो 0.007 डिवाइड बाय, हां तो देखो यहां से जो मेरा आंसर यहां पर निकल के आ रहा है, दैट आंसर कम्स अबाउट टू बी 1.14285 है ना, ये लो साहब, ये आप लोगों को आंसर आ रहा है मीटर में, है ना, सब कुछ मीटर में रखा है तो मीटर के अंदर आपको आंसर दिखा, तो 57.14 यहां पर आप लोगों को यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। 57.14 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस रेडियस। तो रेडियस आप लोगों को यहां पर कितने निकल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल कम्स अबाउट टू बी आपके 57.14। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल, which of the following is the correction ratio of refraction correction to the curvature correction। देखो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आपको मैंने बताया वैल्यू कितनी, d²/2r है ना, d²/2r। d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूं यहां पर d, ठीक है, इसको बोलता हूं यहां पर d, है ना। और r जो है ये रेडियस आप लोगों को दिखाता है, रेडियस ऑफ अर्थ। और रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है हमने यहां पर ली थी कितनी, 1/7 ऑफ d²/2r, ठीक है। ये आपका रहता है पॉजिटिव नेचर का, ये रहता है आपका नेगेटिव नेचर। करेक्शन नेगेटिव है, यहां पर करेक्शन पॉजिटिव है। करेक्शन नेगेटिव इसका मतलब एरर पॉजिटिव में आई होगी, करेक्शन पॉजिटिव इसका मतलब एरर नेगेटिव में आई होगी, है ना, क्लियर है। इन दोनों का अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना निकल के आएगा बताओ जरा, 1/7 निकल के आएगा, है ना। तो कितना है, 1/7 रेशियो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है ना। कर्वेचर रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का अगर आप रेशियो निकालें, ये डिवाइड बाय ये कर दें तो ये से ये कट जाएगा, 1/7 बचेगा, है ना, क्लियर, बिल्कुल। अगला, which of the following test is used to make line of sight perpendicular to the horizontal axis। कौन सा टेस्ट था बताओ, horizontal axis को आप लोगों को लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर बना रहा है horizontal axis। देखो मैंने बताया हुआ ये वाला सवाल है ना, देखो horizontal लाइन ऑफ साइट और horizontal axis, देखो ये लाइन ऑफ साइट और horizontal axis कौन सा टेस्ट था, अभी यही वाला सवाल क्या था कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द horizontal axis। ये सेम सवाल आप लोगों से यहां से एक बार और पूछा हुआ है ना, देख लेंगे तो इसको हम लोग लगा देंगे, लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द horizontal axis, that would be the azimuth test, है ना। बाकी तीनों टेस्ट भी मैंने आप लोगों को यहां पर डिटेल में समझा दी।
अगला, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। एमएसएल से अगर किसी की हाइट देखूं तो एमएसएल से किसी पॉइंट की हाइट आप लोगों को क्या कहलाती है बताओ। तो देखो यहां पर देखो आपको याद रखना है कि ये आप लोगों का क्या है, ये आपका एमएसएल है ना, और यहां पर आप लोगों का क्या है, ये पॉइंट है जिसका आरएल आपको पता है, इसका आरएल आपको पता है ना, इसका आरएल आपको पता है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कहलाता है बेंचमार्क, और ये जो हाइट आपको नोन है, इस हाइट को आप लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल। डेटम से किसी चीज की हाइट, डेटम से, ये एमएसएल से किसी चीज की हाइट देखोगे तो हाइट आपकी रिड्यूस लेवल कहलाती है। तो हाइट इज टर्म्ड एज अवर रिड्यूस लेवल, और जो पॉइंट है नॉन एलिवेशन का उसको बेंचमार्क कहते हैं, है ना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा आरएल, इसका करेक्ट आंसर आरएल आएगा, है ना। तो आरएल लगा लेना इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, है ना। देखो द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड एज रिड्यूस लेवल। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको आरएल ऑफ अ पॉइंट ए if the staff reading at point A and benchmark are 2.8 and 2.5 मीटर, ठीक है। RL जो है बेंचमार्क का दे रखा है 100 मीटर। देखो आप लोग के पास ये मीन सी लेवल है ना, लेट मी से दिस इज मीन सी लेवल। इस मीन सी लेवल से आपने यहां पर देखा है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड देखा बिल्कुल। इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट का एलिवेशन आपको पता है, कितना एलिवेशन है इसका, 100 मीटर। कितना है एलिवेशन, 100 मीटर। ये 100 मीटर ऊपर है यहां से, है ना, यहां से 100 मीटर ऊपर है एमएसएल से, ठीक है। अब यहां से आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कर दिया सेट, बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आपने दो रीडिंग ली है, एक रीडिंग ली है बेंचमार्क के ऊपर और एक रीडिंग ली है आपने आगे की फर्दर की, है ना, ठीक है। और ये जो रीडिंग आप लोगों ने यहां पर ली है, इस रीडिंग को आप लोगों को यहां पर दे रखा है कितना, देखो रीडिंग की वैल्यू भी दे रखी है आपको, रीडिंग की वैल्यू दे रखी है आपको कि बेंचमार्क पे रीडिंग दे रखी है 2.5 और पॉइंट ए पे रीडिंग दे रखी है आपको 2.8, है ना। तो पॉइंट ए जो है रीडिंग दे रखी है आप लोगों को 2.8, ये पॉइंट ए है, इस पे रीडिंग है 2.8 और यहां पर बेंचमार्क पर रीडिंग है 2.5, ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है कि सर जो आरएल है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए का क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो मैं यहां पर देखूं सर, यहां से यहां तक 100 मीटर है, 100 मीटर के ऊपर 2.5 मीटर लगाया, यानी कि ये जो हाइट है ना यहां से लेके यहां तक की, ये कितनी हो गई 102.5, बिल्कुल। तो यहां से यहां तक 102.5 है, 102.5 में से 2.8 गिरा दो तो यहां पे आ जाऊंगा इसके पॉइंट पे, बिल्कुल। तो इसका आरएल कितना हो जाएगा, इसका आरएल हो जाएगा 102.5 माइनस 2.8, इसको घटा के देख लो कितना आ रहा है, देखो 2.5 घट गया और 0.3 और घट गया, तो 99.7 मीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। तो 99.7 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आगे बात करें हम लोग यहां पर अगले सवाल की। अगला सवाल, बैक साइड रीडिंग जो है जो आपने टेकन की है एक पर्टिकुलर लेवल से बेंचमार्क के ऊपर, वो आप लोगों को दे रखी है, फॉर दैट रीडिंग दे रखी है और यहां पर कैलकुलेट करना आ रहा है, ठीक है। देखो अब मैं बता देता हूं आपको सवाल को एक एक करते हुए। देखो सवाल कह रहा है कि जो बैक साइड रीडिंग है आपने एक लेवल से ली, बेंचमार्क पे ली 1.56 मीटर। देखो बनाता जा रहा हूं मैं ना, बेंचमार्क बनाया, ठीक है, बेंचमार्क बनाया, इस बेंचमार्क के ऊपर आपने एक रीडिंग ली, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट रखा और यहां से आपने रीडिंग ली, पहली रीडिंग, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। और ये जो रीडिंग निकल के आ रही है, ये रीडिंग आप लोग कितनी दे रखी है 1.56 मीटर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। सेकंड कह रहा है कि और इसके अलावा जो आपने अगली साइड ली है, दैट इज द फोर्थ साइड, ये तो बैक साइड है, पहली साइड को तो बैक साइड बोलेंगे, इसके बाद जो अगली साइड ली वो पॉइंट ए पे ली और उल्टे स्टाफ से लिए, उल्टे स्टाफ से लिए, है ना। अब उल्टे स्टाफ से रीडिंग लोगे, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए को उल्टे स्टाफ से पता कब लेते हैं, जब आप लोग का दूसरा पॉइंट ऊपर की तरफ रहता है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहां पर होगा, स्टाफ उल्टा रखा है, इस उल्टा स्टाफ रखा आप लोगों ने, स्टाफ ऐसा उल्टा रखा है ना, स्टाफ उल्टा रखा, उल्टा रखते हैं तो यहां पर 0 की रीडिंग रहती है ना, यहां से 0 रखा हुआ है, और ये जो अगली रीडिंग निकाल के आई है वो रीडिंग कितनी निकल के आ रही है 1.65 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको आरएल ऑफ पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है आप लोग का, दिस इज द पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट है, इसका आरएल बताना है। देखो तो इस बेंचमार्क का आरएल आपको देगा 150, बेंचमार्क का आरएल कितना देगा 150 मीटर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां से देखो एमएसएल जो है, इस एमएसएल से यहां तक की रीडिंग है 150, है ना, और 150 प्लस 1.56 यहां तक पहुंच गए, 1.56 में 1.654 जोड़ दो तो 0.8 पर पहुंच जाओगे, है ना। तो कितना हो गया 150 प्लस 1.56 और प्लस 1.65, ठीक है। ये आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो देखो, यहां से आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, 150 से ज्यादा एक दो आंसर दे रखे हैं, एक तो दे रखा 153 वाला, एक आप लोगों को दे रखा है यहां 1.5 और 3 हो गए तो 153, ये वाला करेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की भी इस पर्टिकुलर सवाल को कोई जरूरत नहीं है, आप लोग रफ कैलकुलेशन से भी यहां पर इसका आंसर निकाल सकते हो। डी ऑप्शन होता है करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर करेक्शन ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर करेक्शन के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। पहला, कर्वेचर करेक्शन में बता देता हूं, कर्वेचर करेक्शन जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.06 नहीं 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, है ना, और ये रहता नेगेटिव नेचर का, रहता नेगेटिव नेचर का, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2r के टर्म में, है ना, इन दोनों में से जैसे भी टर्म में आप लोग बोलना चाहो वैसे बोल दो, है ना। इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज ऑलवेज नेगेटिव और प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो पहली बात तो नेगेटिव है, दूसरी बात ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पहला स्टेटमेंट गलत इसीलिए हो गया था क्योंकि यहां पर जो है डिस्टेंस जो है ये डायरेक्ट बोला हुआ है, इसका स्क्वायर नहीं बोला हुआ। यहां पर आपको बोला है सर, सबसे पहली बात तो नेगेटिव है, दूसरी बात आप लोगों को यहां पर बोला है कि सर डिस्टेंस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो पॉजिटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव होता नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट वैसे भी गलत होगा, है ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर बी आप लोगों को यहां पर करेक्ट आंसर देता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है जो आंसर रहेगा वो आंसर मैंने आप लोगों को यहां पर लिख लिया। अगला कैलकुलेट करना है आपको करेक्टेड स्टाफ रीडिंग 8.a, स्टाफ रीडिंग जो आप लोगों ने ली है वो आप लोगों को देखिए 1.5 किलोमीटर। अच्छा देखो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग निकालनी है आप लोगों को। देखो सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कितना लगेगा और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रेक्शन कितना लगेगा। अब इन दोनों को अलग अलग तो निकालूंगा नहीं मैं, ऑब्वियस बात है दोनों को एक साथ ही निकालता हूं। एक साथ निकालने के लिए मैं यहां पर कंबाइंड करेक्शन का नाम मैं ले लेता हूं, है ना, तो कंबाइंड करेक्शन को सी बोल दे रहा हूं। कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, है ना। डी की वैल्यू रखते हैं किलोमीटर के अंदर। किलोमीटर कितना दे रखे हैं आप लोग, किलोमीटर दे रखा है आप लोग को यहाँ पर 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 ले लेंगे यहाँ पर, है ना। चलो तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, माइनस 0.0673 इंटू 1.5 का स्क्वायर। क्लियर है। अगेन यहाँ से आप लोग यहाँ पर रफ कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ, लेकिन ना 0.0673 इंटू 1.5 का स्क्वायर, है ना। तो रफ कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, चाहे तो आप लोग को मन करे वैसे कर लो आप लोग, है ना, आपका इच्छा पड़े वैसे। 0.1514, है ना, ये याद रखना 0.1514, ये आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर करेक्शन का। इस करेक्शन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 0.01514, है ना। अब करेक्ट रीडिंग निकालनी है, करेक्ट रीडिंग एट ए। तो ए की रीडिंग को करेक्ट कर देंगे। ए पे रीडिंग कितनी है, 3.46 3.46 माइनस 0.1514 लगा देंगे, है ना। तो 3.46 माइनस कर देंगे इसको, तो आंसर निकल के आएगा मेरा यहाँ पर 3.30। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, वो निकल के आएगा 3.30। तो 3.30 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। इजी है मेरे ख्याल से, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, है ना। अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल कैसे निकालते हैं। देखो तो देखो समेशन ऑफ बैक साइड आप लोगों को बता दिया, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर रहता है आप लोगों का यहाँ पर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये रहता है बिल्कुल। ये तो हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। अगर आपको यहां पर और देखना है राइज एंड फॉल मेथड, तो इसके बराबर में, इन दोनों के बराबर में आप समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल और लगा लेना, है ना, बस यही बात है। ये और लगा देना आप लोग, अगर यदि आपको यहाँ पर राइज एंड फॉल के लिए भी चेक करना है तो, ना, बस ये दोनों तो सेम रहेंगे, तीसरे में ये और ऐड हो जाएगा बराबर में, ठीक है। चलो तो देखो लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का जो डिफरेंस है वो क्या दिखाएगा, सम ऑफ बैक साइड और सम ऑफ फोर साइड के बीच में दिखाएगा, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ बैक साइड एंड सम ऑफ फोर साइड, आप लोग को सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है।